Hello and welcome to the Future Coaching. Good morning students. आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है, देयर इज सो मेनी क्वेश्चन जो कि अभी सराउंडिंग में चल रहे हैं क्योंकि इलेक्शंस भी थे और अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया है आर्टिकल 370 को लेकर, जिसके बारे में हमने कल भी बात की है। तो जो भी सराउंडिंग में चल रहा है दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। और लेट्स बिगिन द टुडेज क्लास। तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं, किसे चुना गया है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। कौन कौन से राज्य हैं, राज्यों के नाम भी हमने याद रखना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़। तो इन स्थानों पर जो है चुनाव हुए हैं हाल ही में इन राज्यों में चुनाव हुए हैं, असेंबली इलेक्शन, जिन्हें हम विधानसभा के चुनाव भी कहते हैं, जो वहां के सीएम को इलेक्ट करने के लिए होते हैं। तो बेसिकली राजस्थान की जो लाइकली सीएम बननी थी वो थी वसुंधरा राजे, क्योंकि लास्ट ईयर जब उनकी थी, अब से 5 साल पहले, तो वही सीएम थी। तो ऐसा माना जा रहा था कि सीएम फेस वही रहेंगी। तो उससे पहले वसुंधरा राजे का ही नाम था कि वो सीएम रहेंगी, लेकिन एक सस्पिशन बना रहा कि किसे अब नया सीएम बनाया जाएगा, वसुंधरा राजे को ना बना करके। तो इस तरह से ही सेम मध्य प्रदेश में भी हुआ कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो पूर्व सीएम वहां के रहे हैं, और उसके बाद ये एक सस्पिशन बना रहा कि अब कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर। तो अब जो है नया फेस आया है मध्य प्रदेश के सीएम का, दैट इज मोहन यादव। तो मोहन यादव जो है बेसिकली इनको सीएम बनाया गया है मध्य प्रदेश का। और राजस्थान के सीएम की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने भजन लाल शर्मा। तो क्योंकि बहुत ज्यादा डायनामिक हो गया है, एग्जाम का पैटर्न बहुत ज्यादा डायनामिक हो गया है और बहुत करंट से, बहुत डीप से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपसे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी जनरल नॉलेज की पूछ ली जाती है कि हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बना है उस पर्टिकुलर राज्य का। तो मध्य प्रदेश के बने हैं मोहन यादव और यहाँ के बने हैं राजस्थान के भजन लाल शर्मा। और अभी हमने बात की थी तो मध्य प्रदेश के मोहन यादव हो गए, राजस्थान के भजन लाल शर्मा, तेलंगाना के मैंने बता ही दिया था, हमारी पहली क्लास में भी मैंने बताया था कि यहाँ के बने हैं रवांथ रेड्डी, और मिजोरम के बने हैं लालदू होमा, और छत्तीसगढ़ से जो बने हैं उनका नाम है विष्णुदेव साई। तो उनका नाम है विष्णुदेव साई। तो बेसिकली 5 राज्य हैं, 5 राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, और 5 राज्यों के नए मुख्यमंत्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, एंड यू शुड लर्न देम बाय हार्ट। तो एक भी चीज ना भूले, क्योंकि बहुत छोटी सी चीजें हैं ये, जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है आपको याद रखनी चाहिए। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अब उसको लेकर बहुत ज्यादा कुछ कंसर्न्स भी हैं, कुछ एप्लीकेशंस भी करनी है और उसको रेगुलेट करके भी रखना है। तो एआई जैसे शॉर्ट में कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका पार्टनरशिप समिट होना है और ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये नई दिल्ली में इस बार आयोजित किया जा रहा है। और क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट है तो यहाँ पर वर्ल्ड भर से जो डेलीगेट्स हैं वो सब वहाँ के आएंगे, और इस पर जो है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एप्लीकेशंस है उसके कंसर्न्स हैं उसको लेकर बातें होंगी। अब क्या कंसर्न्स है ये आपको बताया ही है कि डीप फेक अब बहुत ज्यादा चल रहा है ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो व्हाट इज डीप फेक? एक होता है कोई फेक वीडियो बन रहा है, फेक फोटो बन रही है, तो उसको यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये फेक है।
बट अब कुछ चीजें चल रही हैं डीप फेक कि उन्हें देखने से हम जब तक उसको टेक्निकली हम ऑब्जर्व नहीं करते, पता नहीं चलता कि ये टेक्निकली करेक्ट नहीं है, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वो चीज नकली है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल में हाल ही में एक घटना हुई थी कि रश्मिका मंदाना जो एक्ट्रेस है बॉलीवुड में, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था डीप फेक वाला कि वो लड़की कोई और थी, बट वो वीडियो में लग रहा था कि वो रश्मिका मंदाना है। तो उस पर वो बहुत वायरल गया था वीडियो, और उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये डीप फेक को लेकर सबसे ज्यादा अब इस समय जो सबसे बड़ा कंसर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है वो डीप फेक का है, कि किसी भी बड़ी पर्सनालिटी का किसी का भी डीप फेक बनाया जा सकता है और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट होना है, और ये जो समिट होगा ये नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग में भारत जो है ये 4th स्थान पर है, चौथे पायदान पर है। और ग्लोबल स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग जो है ये एजेंसी है ट्रैक्सन एनुअल रिपोर्ट। ट्रैक्सन एनुअल रिपोर्ट जो है ये एजेंसी इसको जारी करती है प्रतिवर्ष, और ये इसमें देखा जाता है कि किस कंट्री में स्टार्टअप खड़ा करने के लिए कितना उसको मोटिवेट किया जा रहा है, मतलब कितना फंड पीछे से दिया जा रहा है, कितना उनको मिल रहा है। तो उसमें एक मीजर लगाया जाता है कि इस कंट्री में स्टार्टअप के लिए क्या कोई सपोर्ट दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट की तरफ से या एनजीओस की तरफ से। तो उस चीज को मेजर करके ये एक रैंकिंग निकालते हैं, और उसमें इंडिया जो है ये 4th स्थान पर है। स्टार्टअप बेसिकली कि आप अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि बहुत बड़ा बिजनेस, बस एक कोई मीडियम लेवल का जो एक बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं उसे स्टार्टअप कहते हैं। जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, हमने यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये योजनाएं भी चलाई है स्टार्टअप इंडिया, कि आप अपना स्टार्टअप करो, लोन मिलेगा लेस इंटरेस्ट रेट पे, और उसमें काफी सारी जो बेनिफिट्स थे वो भी दिए जाएंगे। तो स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग में भारत 4थे स्थान पर। नेक्स्ट है विमेन्स प्रीमियर लीग 2024 में ऑक्शन में मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड प्लेयर कौन बना? तो जैसा कि आपको पता है कि आईपीएल होता है, आईपीएल तो सबको ही पता होगा कि आईपीएल होता है, ऐसे ही हमारा डब्ल्यूपीएल भी होता है। ये होता है इंडियन प्रीमियर लीग, और ये होता है विमेन्स प्रीमियर लीग। तो जैसे आईपीएल होता है वैसे ही अब डब्ल्यूपीएल भी होता है, और डब्ल्यूपीएल जो है इसमें सबसे ज्यादा आपको पता है उसमें एक सेरेमनी होती है, एक मतलब उसका क्राइटेरिया है कि प्लेयर्स को ऑक्शन किया जाता है। ऑक्शन मतलब उनको बेसिकली प्राइज रखा जाता है उनके ऊपर कि इस पर्टिकुलर प्लेयर को हम ले रहे हैं इतने करोड़ में। तो वो उसमें उसमें उनके सबके प्राइज लगाए जाते हैं कि कौन सी टीम उनको ऑक्शन करेगी, खरीदेगी बेसिकली। तो इसमें काशवी गौतम जो है ये सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर है जो कि इस बार डब्ल्यूपीएल में खरीदी गई है। और ऐसे ही आईपीएल में ये तो क्राइटेरिया ही होता है कि प्रति वर्ष कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव खरीदा जाता है और कोई बहुत ज्यादा लोवेस्ट में खरीदा जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि जो पार्टी जो है वो ऑक्शन कर रही है वो। जैसे कि अगर आईपीएल की हम बात करें तो राजस्थान रॉयल्स है टीम है, और कोलकाता नाइट राइडर्स है, या फिर चेन्नई सुपर किंग्स है, कुछ कुछ मुंबई इंडियंस है। तो इन सब की पार्टीज के कुछ हेड होते हैं, ओनर्स होते हैं, इन सब की फ्रेंचाइज के ओनर्स होते हैं। तो वो ओनर्स डिसाइड करते हैं कि किस प्लेयर को कितने में लेना है, तो उस प्राइस के हिसाब से ही वो प्लेयर को लेते हैं अपनी टीम में, सो दैट कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो काशवी गौतम जो है सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव डब्ल्यूपीएल की प्लेयर बनी है, जिनको सबसे ज्यादा पैसों में लिया गया है अपनी टीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विमेन्स डबल टाइटल गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन जीता? तो ये जो गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये आयोजित होता है और ये गुवाहाटी में आयोजित हुआ है, इसका नाम ही है गुवाहाटी मास्टर बैडमिंटन। तो विमेन्स डबल टाइटल में जो है जिन्होंने जीत हासिल की है उनका नाम है एक तो अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो। तो अश्विनी पोनप्पा, तनिषा क्रास्टो ने डबल में, डबल मीन्स के
बैडमिंटन में सिंगल और डबल होता है, सेम ऐसे ही लॉन टेनिस में भी होता है कि बैडमिंटन में क्या होता है कि एक तो सिंगल प्लेयर खेल रहे हैं और एक दोनों साइड दो दो प्लेयर होंगे, इस साइड भी दो होंगे और उस साइड भी दो होंगे, तो इसे हम डबल कहते हैं। बेसिकली देखा भी होगा आप लोगों ने। तो अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो जो है डबल्स में इस टूर्नामेंट में इन्होंने जीत हासिल की। नेक्स्ट है इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल माउंटेन डे की बात करें तो यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2002 में इसको आयोजित कराने जाने का जो है वो फैसला लिया था कि प्रतिवर्ष माउंटेन डे ऑब्जर्व किया जाएगा, और इस बार ये 11 दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया। तो बेसिकली क्या नीड है हमें माउंटेन डे मनाने की, क्योंकि कोई भी यूएनजीए अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो बेसिकली फैक्ट्स पर, रिपोर्ट्स पर, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। तो देखा जा रहा है कि हिली रीजन में, जो पहाड़ी इलाके हैं, माउंटेन्स में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ बहुत ज्यादा आसान नहीं है। और अब सबसे बड़ा जो थ्रेट माउंटेन्स को है वो है एक्सेसिव टूरिज्म से। तो क्योंकि एक्सेसिव टूरिज्म हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में टूरिस्ट जाते हैं, और उस इकोसिस्टम को सबसे ज्यादा जो खतरा हो रहा है दैट इज द पोल्यूशन, और उसके साथ साथ उसको इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो भी चेंज होता जा रहा है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूएनजीए ने 2002 में ये आयोजित कराने का फैसला किया था कि 2002 से कि एक माउंटेन डे भी ऑब्जर्व किया जाएगा, जिसमें कि अवेयरनेस लोगों को देनी है कि माउंटेन्स जो है दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर नेचर और इकोसिस्टम, सो दैट कि वी कैन प्रिजर्व आवर इकोसिस्टम बेटर। और अगर माउंटेन्स को कुछ प्रॉब्लम होती है तो एक पूरा इम्पैक्ट जाएगा पूरी सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री। क्योंकि अभी आपने बहुत सारी रिसेंट में न्यूज, और जो रिसेंट की न्यूज है वो मैं बताती हूँ, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हो रहे हैं हिमालयन रीजन पे। अभी सिक्किम में हुआ है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, कि ग्लेशियर्स जो है वो बर्स्ट हो जा रहे हैं, और उनकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे फ्लड आ रहा है, और फ्लड की वजह से वहां पे लैंडस्लाइड और बहुत सारी चीजें, डिवास्टेटिंग फ्लड आया था अभी सिक्किम में, उससे पहले चमोली में, उत्तरकाशी में आया था। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो है ये एक ऐसा फिनोमेना है कि ग्लेशियर लेक्स जो है वो हल्के पड़ रहे हैं, और उसकी वजह से वो आकर के बर्स्ट हो जाते हैं नियर बाई जो रिवर या कुछ भी पानी वाली जगह उस पे, और वहां पे फ्लडिंग हो जाती है। तो ये जो फिनोमेना है ये आपसे पहले नहीं देखा गया है, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है और बहुत ज्यादा एक्सेसिव टूरिज्म हो रहा है हिली एरियाज में। दैट्स वाई इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और टूरिज्म को भी सस्टेनेबल टूरिज्म हो और अनसस्टेनेबल टूरिज्म ना हो। तो 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय थल सेना ने ओनर रन का आयोजन किया है। तो ओनर रन जो है ये कारगिल वॉर को कमोमेरेट करने के लिए किया गया आयोजन, और ये नई दिल्ली में किया गया था। तो कारगिल युद्ध की हम बात कर लेते। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, और ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो सेना थी वो एलओसी तक आ गई थी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल बना हुआ है पाकिस्तान और इंडिया और पीओके के बीच में, जो लाइन बनी हुई है एलओसी, वहां तक वो लोग आ गए थे, और उसकी वजह से फिर वहां पे वॉर छेड़ दिया था, और उस वॉर में जो है इंडिया जीत गया था कारगिल युद्ध में, और 1999 में ये कारगिल युद्ध हुआ था। तो इसमें जो लोग शहीद हुए हैं, जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनको एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए, उसको याद करने के लिए कि हाँ एक दिन ऐसा था और कारगिल युद्ध में हमारी जीत हुई थी, तो कारगिल युद्ध को कमोमोरेट करने के लिए ये ऑनर रन जो है आयोजित किया गया नई दिल्ली में। दिस इज ऑल अबाउट कारगिल युद्ध। नेक्स्ट है, कृष्णा वेणी संगीत निरंजन का उद्घाटन किसने किया। तो कृष्णा वेणी संगीत निरंजन जो है ये एक म्यूजिक फेस्टिवल है, और ये म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया है आंध्र प्रदेश में। तो दिस इज अ म्यूजिक फेस्टिवल, और हमारी जो यूनियन वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, इन्होंने इसका कृष्णा वेणी संगीत निरंजन का उद्घाटन किया है, जिसमें बाकी जो और भी डेलीगेट्स है जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं उन सब ने पार्टिसिपेट किया है।
So this is for today, and stay updated. This is the last. और न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स या फिर न्यूज़ चैनल से यू कैन डू दिस, बट अगर डेली क्लास लेंगे और डेली इसको अटेंड करेंगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू एंड फॉर अस ऑल्सो। और स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू कमेंट्स गाइज कि आपको कैसा लगा और क्या कुछ नया चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।